guys, what's up and welcome back to GC 3.0. वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलो न्यूमेरिकल आएगा 4 नंबर का श्योर शॉट, जैसे कि सॉलिड स्टेट से आता है। अगर आप जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइज मान के चलो 1 से 2 सवाल इस चैप्टर में से आएंगे। तीसरी खास बात कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, इससे बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल आता है। एनसीईआरटी का अगर आपने पूरा फॉर्मूला और अगर आपने पूरा एनसीईआरटी लेवल पे इसको कंप्लीट कर लिया तो भले ही जेई हो भले ही नीट हो, सवाल आपसे बन जाएगा। तो एक स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है इसको, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डीप में पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में राउल्ट्स लॉ कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि राउल्ट्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के स्पेशल केस हैं। जहां पर आप हेनरी लॉ यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, आप लॉ का इस्तेमाल करते थे गैसेस की सॉल्युबिलिटी को पता लगाने के लिए इन लिक्विड। वहीं पर अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करें तो राउल्ट्स लॉ आपको बताता है एक लिक्विड सॉल्यूट और एक लिक्विड सॉल्वेंट को मिलाकर अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया तो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अपना खुद का कुछ वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट का अपना खुद का कुछ वेपर प्रेशर होगा, और इन दोनों के क्यूमुलेटिव वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर कितना है वो हम लोग यूजुअली निकालते थे। यानी कि राउल्ट्स लॉ में हमने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। फिर हमने ऐसे भी सॉल्यूट्स की बात की थी जो नॉन वोलेटाइल है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, फ्रुक्टोज, शुगर, इनकी बात की थी, NaCl, KCl, और उसके लिए भी हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ निकाला था। फिर हमने पिछले लेक्चर में कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करे थे, हमने ग्राफ पढ़ा था राउल्ट्स लॉ का, और अब हम हमारे राउल्ट्स लॉ वाले टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं और आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। वी विल टॉक अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके कांटेक्ट में कोई 8, 9, 10th का बच्चा हो तो उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा दैट अनअकैडमी पर 23 मार्च को एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि अगर वो बच्चा टॉप 30 में आता है तो दे विल गेट अ स्कॉलरशिप। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी पर आ चुका है आस्क अ डाउट फीचर, जिसमें आप अपने डाउट को एक्सपर्ट्स के साथ में कंसल्ट करके अपने डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा, अनअकैडमी पर एक वैदिक मैथमेटिक्स की एक जिसको होना चाहिए वर्कशॉप होने वाली है। इन तीनों चीज़ों की एक प्रॉपर और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। मेरी प्रोफाइल का, मेरे रेफरल कोड का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बिल्कुल ज़ीरो से एक पॉइंट सिखाना चाहता हूं। जिन बच्चों को आता है वेरी गुड, जिन बच्चों को नहीं आता आप लोग ध्यान से देखिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल समझने से पहले एक ज़रूरी बात समझते हैं। मान लो आपके पास में एक प्योर सॉल्वेंट है और एक बिल्कुल प्योर सॉल्यूट है, तो चलो पहले मैं प्योर सॉल्यूट ले लेता हूँ। इमेजिन करो एक प्योर सॉल्यूट बॉटल के अंदर भरा हुआ, जैसे मान लो ये मेरे पास में लैपटॉप्स वगैरह और मोबाइल वगैरह साफ़ करने का सॉल्यूशन है। तो मान लो ये एक बॉटल है और इस बॉटल में आपको यहाँ पर इतना भरा हुआ सॉल्यूट दिख रहा है, प्योर सॉल्यूट, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई और सब्सटेंस नहीं है, सॉल्वेंट नहीं है। अगर मान लो इसके अंदर अल्कोहल है, इथेनॉल, तो ये सिर्फ इथेनॉल है, इथेनॉल के अलावा इसके अंदर और कोई मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देगा। तो मान लो आपके पास में एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है जिसको आपने ए से डिनोट करा। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है? हाँ सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन फोर्सेस या वेंडर वॉल फोर्सेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो मान लो अगर आपके पास में एक प्योर सॉल्यूट है तो ये सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये सॉल्यूट का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। सॉल्यूट के लेट्स इमेजिन 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से
एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए हैं या किसी भी टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो अभी सॉल्यूट के एक मॉलिक्यूल ने सॉल्यूट के दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रखा है, कब? जब ये प्योर फॉर्म में होगा। सिमिलरली आपके पास में एक प्योर सॉल्वेंट भी होगा, सिमिलरली आपके पास में एक प्योर सॉल्वेंट भी होगा, फॉर एग्जाम्पल पानी, वाटर। और आप लोगों को मालूम है वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो लेट्स से सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल सॉल्यूट के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कौन से फोर्स से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से। किससे जुड़ा हुआ है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चा लोगों को? क्या इसके अंदर कोई परेशानी ना? जब आप इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हो, जब आप इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हो, तो बेटा सॉल्यूशन बनते वक्त प्योर सॉल्यूट के बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होगा, प्योर सॉल्वेंट का ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होगा, और अब आपका सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ एक नया फोर्स बनाएगा। दिस विल बी द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप, दिस विल बी द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप। तो आपको यहां पर अब आपका सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट का पार्टिकल इस तरीके से दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो रियल में होता भी ऐसा ही है, एक्चुअली में मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब जब सॉल्यूट प्योर होगा तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे विद प्योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था पहले वो टूटेगा, सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो टूटेगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनेगा और आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया? क्या आप लोगों को इतना पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? श्योर? पक्की बात? ग्रेट। इतना समझने के बाद अब आप लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पूरी रामायण, पूरी कथा बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम लोग सुनाते हैं कथा आइडियल सॉल्यूशंस की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस को, दैट व्हाट बेसिकली आर आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखो नाम में ही आइडियल है, आदर्शवादी। क्या आदर्शवादी दुनिया में कोई होता है? नहीं। हमने कितनों को आदर्शवादी समझा, लेकिन हमेशा हमारा कटा? बिल्कुल। अभी भी कट रहा है? बिल्कुल। तो आदर्शवादी भाई साहब इस दुनिया में कोई नहीं, दूध का धुला इस दुनिया में कोई नहीं है। सो बेसिकली आपका आइडियल सॉल्यूशन भी इस दुनिया में रियल में तो कोई नहीं होता। रियल में देयर इज नो आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं नियर आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आइडियल। तो वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आओ अपन इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। नो, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, दैट आइडियल सॉल्यूशंस दे ऑलवेज obey the Raoult's law, they always obey the Raoult's law at every concentration। यानी हर कॉन्सेंट्रेशन पर आपको ये राउल्ट्स लॉ ओबे करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू PA0XA प्लस PB0XB। ये वाला फॉर्मूला आपको हर कॉन्सेंट्रेशन पर दिखाई देगा। हर कॉन्सेंट्रेशन पर दिखाई देगा मतलब कैसे? आप लोग एक बार राउल्ट्स लॉ का ग्राफ फिर से बना लो, आपको फिर से एक बार सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यहां पर आपका क्या चल रहा था? मोल फ्रैक्शन। यहां पर आपका क्या चल रहा था? प्रेशर। इनिशियली अगर आपका ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है तो बी का ऑब्वियसली 0 होगा। मतलब यहां पर अभी आपका कंपोनेंट ए प्योर स्टेट में है, आपको यहां पर इसका PA0 मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर PB तो है ही नहीं। सिमिलरली जब आप इधर आओगे तो XA 0 हो जाएगा, लेकिन XB 1 हो जाएगा। मतलब अब यहां पर आपके पास में प्योर कंपोनेंट B है, तो मान लो ये इसका वेपर प्रेशर हो गया PB0। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपको यहां पर देखने को मिलेगा XA लेट से 0.4,
नहीं 0.6, तो एक्स बी देखने को मिलेगा 0.4, एक कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया। फिर एक कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा एक्स ए 0.4, एक्स बी 0.6 और यहाँ पर एक्स ए 0.2 और एक्स बी 0.8। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसका वेपर प्रेशर घटता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए का वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन ही खत्म हो गया। यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन 0 था तो इसका प्रेशर 0 है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को टच करोगे यहाँ पर आप हमेशा फॉर्मूला लिखते हो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये वाली पूरी लाइन आपकी पी ए कहलाएगी, ये वाली पूरी लाइन आपकी पी बी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर रहे हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि इस कॉन्सेंट्रेशन पर एक आइडियल सॉल्यूशन का पी टोटल निकालो, तो आप बोलोगे ये रही पी बी की वैल्यू, पी ए की वैल्यू, ये रही पी बी की वैल्यू, दोनों को जोड़ दोगे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर इस वाले को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, और इस वाले को छोड़ के क्योंकि यहाँ पर भी सॉल्यूशन नहीं है, इस पूरे एरिया में आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, यानी कि किसी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पर, अगर इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर या टोटल पार्शियल प्रेशर निकालोगे, वो हमेशा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। यही तो हम लोगों ने कर्व में सीखा था भाई। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कभी सॉल्यूट की मात्रा 0.6 तो सॉल्वेंट की 0.4, कभी दोनों की बराबर, कभी एक की ज़्यादा एक की कम। यानी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी भी मोल फ्रैक्शन पर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का आप सॉल्यूशन बनाओगे तो उसका पी टोटल हमेशा इस फॉर्मूले को ही फॉलो करेगा। दैट इज किसी भी कंडीशन में ये हमेशा राउल्ट्स लॉ ही ओबे करेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? दूसरी कंडीशन, इनका डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा 0 होता है। अब सर डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन, ऐसे कैसे समझ में आएगा डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? बेटा डेल्टा एच का मतलब होता है इंथैल्पी चेंज, मतलब एनर्जी में क्या बदलाव आया, इंथैल्पी चेंज इन मिक्सिंग और इन मेकिंग अ सॉल्यूशन। आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे आप लोग NaOH को वाटर के अंदर मिलाते हो या अगर आप लोग एसिड को वाटर के अंदर मिलाते हो तो आपको फील होता है कि जो बर्तन है ना वो बाहर से थोड़ा गर्म हो गया है। मतलब जब आप सॉल्यूशन भी बनाते हो ना तो आपको ये फील होता है कि शायद सॉल्यूशन बनने पर एनर्जी छोड़ी गई ताकि बर्तन गर्म हो गया, यानी एक्सोथर्मिक, और एनर्जी ली गई बर्तन ठंडा हो गया, मतलब एंडोथर्मिक। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता है कि जब आपने ए नाम के सॉल्यूट को बी नाम के सॉल्वेंट के साथ मिलाया तो एक नया सॉल्यूशन बना AB। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता है कि जो ए के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड थे या जो ओल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थे और बी के बीच में भी जो ओल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थे और AB के बीच में जो नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बना है, इन सब का इंथैल्पी चेंज बराबर है। कैसे? देखो भाई, पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड करी, पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड करी। एक बात बताऊं, जैसे आप पानी के अंदर नमक को मिलाते हो तो आप स्टर क्यों करते हो? ट्रर, आप स्टरिंग से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। आप ऐसे 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 स्टरिंग करने से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। उस एनर्जी का इस्तेमाल NaCl और वाटर, NaCl 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 ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अभी वाटर 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 आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप स्टर करते हो तो वाटर वाटर से अलग हो जाता है, NaCl NaCl से अलग हो जाता है, फिर NaCl और वाटर के बीच में नया बॉन्ड बनता है। समझ रहे हो? तो आप जब कभी भी स्टरिंग करते हो, हीटिंग करते हो, आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो ताकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का पुराना बॉन्ड टूट जाए। तो लेट से आपने इनका पुराना बॉन्ड तोड़ने के लिए इसको प्रोवाइड करी 10 किलो जूल की एनर्जी और इसको प्रोवाइड करी आपने मान लो चलो 10 किलो जूल पर मोल की एनर्जी। अब ये टूट गए। अब जब ए और बी अलग हुए, थोड़े से अनस्टेबल हुए। भाई जब इंसान फोर्स अट्रैक्शन, जब अट्रैक्टिव फोर्स बना के जब जुड़ जाता है तो वो स्टेबल फील करता है। जब आप अकेले होते हो डरते हो, लेकिन जब आप ग्रुप में होते हो तो आप डरते नहीं हो।
आप अच्छा फील करते हो। तो जब ये टूट गए तो अब ये अकेले अकेले हो गए, तो जब ये अकेले हुए तो अनस्टेबल हो गए। हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री का एक फंडा होता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी और स्टेबिलिटी का 36 का आंकड़ा, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम। तो जैसे ही नया सॉल्यूट और सॉल्वेंट जुड़ा, नया बॉन्ड बना। जब कभी भी नया बॉन्ड बनता है तो आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबलाइज होता है। खैर यहाँ पर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट शायद पहले से मॉलिक्यूल है, तो इनमें बॉन्ड तो बन नहीं सकता, इनमें अट्रैक्शन हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो जैसे इनके बीच में नया इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आया, ये स्टेबलाइज हुए, इनके पास में जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुआ करती थी, जो अभी यहाँ पे आपने प्रोवाइड करी है, वो इन्होंने छोड़ दी। तो इन्होंने कितनी एनर्जी छोड़ी? इन्होंने 20 किलो जूल की एनर्जी छोड़ दी। छोड़ी इसलिए मैंने माइनस साइन से लिखा। इन्होंने इतनी एनर्जी छोड़ दी, इन्होंने पहले इतनी एनर्जी एक्सेप्ट करी थी, तो इन्होंने एनर्जी एक्सेप्ट कितनी करी? 20 किलो जूल की, और इन्होंने एनर्जी छोड़ी कितनी? 20 किलो जूल की। तो नेट एनर्जी चेंज कितना आया? 0। यानी ये प्रोसेस ना तो एक्सोथर्मिक है ना तो एंडोथर्मिक है। तो आपका आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो ना तो एक्सोथर्मिक होता है ना तो एंडोथर्मिक होता है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में आप रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दे रहे हो, रिएक्टेंट्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन फोर्सेस, जो भी बॉन्ड को, जो भी फोर्स को तोड़ने के लिए आप लोग एनर्जी दे रहे हो, उतनी ही एनर्जी एक नया मॉलिक्यूल यानी एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक नया फोर्स जनरेट होने पर रिलीज करता है। जब भी नया बॉन्ड या नया फोर्स बनेगा, एनर्जी छूटेगी। जब पुराना तोड़ना होगा, एनर्जी दोगे। तो आपने दी कितनी? इतनी। नया बनने पर इसने कितनी छोड़ी? इतनी। तो नेट चेंज हो गया 0। तो दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग। समझ में आ गई बात आप लोगों को? सब कुछ बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, इनका वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग भी इनका 0 के बराबर होता है। सर डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब देखो, जैसे मान लो आपने यहां पर सॉल्यूट लिया AA और आपने यहां पर सॉल्वेंट लिया BB। जब आपने इन दोनों को मिलाया तो आपको सॉल्यूशन मिला AB। अब ये क्या कहता है कि अगर आपने 10 ml AA लिया है, मतलब आपने 10 ml सॉल्वेंट लिया है और 10 ml आपने सॉल्यूट लिया है, ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा? बिल्कुल 20 ml मिलेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम। मतलब कि इस पॉइंट का ये कहने का मतलब है कि जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट में था और जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में था, एग्जैक्टली उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? यानी देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितना पसंद A को कर रहा है, जितना पसंद B को कर रहा है, उतना ही पसंद A B को कर रहा है। यानी जितना अट्रैक्शन A और A के बीच में है, उतना ही अट्रैक्शन B और B के बीच में भी है, और उतना ही अट्रैक्शन A और B के बीच में भी है। मतलब यहां पर A को जितना अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी ही मात्रा में B को भी अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए जब A और B आमने सामने आए तो उन्होंने भी सेम अट्रैक्शन रखा। तो ये हो गया आपके आइडियल सॉल्यूशन का तीसरा पॉइंट कि इनका डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमेशा कैसा होता है? इनका डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि अगर A को पसंद कर रहा हो और B को पसंद कर रहा हो, लेकिन A और B एक दूसरे को पसंद ना कर रहे हो। रियल लाइफ में ऐसा होता है। रियल लाइफ में जितना अट्रैक्शन A के बीच में है और B के बीच में है, उतना A और B के बीच में होना नामुमकिन है, क्योंकि इनका नेचर अलग है, इनके मॉलिक्यूल्स अलग है, इनका टाइप अलग है, इनमें मौजूद एटम की पोलैरिटी अलग है, सब कुछ अलग है।
इसलिए ए और ए के बीच में अगर अट्रैक्शन अच्छा है, बी और बी के बीच में अगर अट्रैक्शन अच्छा है, लेकिन ए और बी के बीच में अगर अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर ए और बी एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। अगर इन दोनों के बीच में इफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज नॉट गुड, तो इनके बीच में आपको क्या फील होने लग जाएगा? रिपल्शन। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने लगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। हो सकता है आपको पिपेट में 22 ml दिख रहा हो। क्यों? क्योंकि आपने जो टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में ए और बी मौजूद है। अब ये तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पसंद ही नहीं कर रहे, बोले भाग। तो क्या होगा? रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे। बी ए दूर चले जाएंगे तो आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो यहां पर आपको एक केस में वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जितना अट्रैक्शन ए के बीच में हो उतना ही अट्रैक्शन बी के बीच में हो, लेकिन ए और बी के बीच में बहुत सॉलिड अट्रैक्शन हो, यहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मतलब जितना ए को चिपकता है, जितना बी को चिपकता है, उससे कई गुना ज्यादा ए बी से चिपकने लगे। तो जब आपने इसको टेस्ट ट्यूब में लिया तो ए बी चिपक गए, तो वॉल्यूम आपको कम दिखने लगा। अब आपको वॉल्यूम 19 ml ही दिख रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास आ गया ना, इनके बीच में जो स्पेस थी इंटरमॉलिक्यूलर वो खत्म हो गई। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, जितना अट्रैक्शन ए के बीच में है उतना ही अट्रैक्शन बी के बीच में है और उतना ही अट्रैक्शन ए बी के बीच में, इसलिए देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पर आप लिखेंगे नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग solute and solvent, because the intermolecular force is exactly similar between AB as that was in AA and BB। समझ में आ गई प्यारे बच्चों, मेरी बच्चों बात? यहां पर आप क्या लिखेंगे? नो इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग AA and BB to form AB because of same force of attraction between solute, solvent and solution। बस ये पॉइंट आपको आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में लिखने हैं। चलो इसको जल्दी से नोट करो मेरे प्यारे बच्चे लोग, इसको फटाफट नोट करो, नोट इट डाउन प्यारे प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन, ताकि मैं आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिखा सकूं। तो इस तरीके से आप लोग आइडियल सॉल्यूशन को पहचान सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है मेरा बच्चा लोग, क्या इतनी बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? चलिए ग्रेट। क्या मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स लिखवा दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे तरीके से? चलिए मैं यहां पर आपको इनके एग्जाम्पल्स इस तरफ लिखवा देता हूं। सबसे पहले स्टार बना के एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, दैट देयर इज नो सॉल्यूशन, दैट देयर इज नो आइडियल सॉल्यूशन प्रेजेंट इन system near ideal solutions are possible। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो कभी कभी किसी कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्स लॉ को फॉलो कर ले, बट नॉट एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि नियर आइडियल सॉल्यूशन। समझ रहे हो? मतलब कि दूध के धुले तो नहीं है लेकिन फिर भी शरीफ है। जैसे कि फुकरे मूवी देखी थी, फुकरे, उसमें हनी, चुच्चा और वो सरदार जी और अपने फैज़ल भाई, अली फैज़ल, क्या नाम था उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है ना। तो जो अपना फैज़ल भाई थे वो बिल्कुल सीधे साधे गऊ आदमी,
म्यूजिशियन बनना चाहते, लेकिन बेचारे को पैसे की प्रॉब्लम आ गई तो भोली पंजाबन के चक्कर में फंस गए, तो वो नियर आइडियल हो गए। बाकी हनी चुच्चा वो तो तुमको मालूम ही नॉन आइडियल थे। चलो, तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पहला एग्जांपल उठाओ हेक्सेन एंड हेप्टेन का। हेक्सेन और हेप्टेन का फॉर्मूला सबसे परफेक्ट है, ये एक नियर आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा तुम्हारा बेंजीन एंड जाइलिन, तीसरा बेंजीन एंड टॉल्यूइन, चौथा इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। ये सब आपके मेरे प्यारे बच्चा लोगों ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो नियर आइडियल हैं। नियर आइडियल होने का मतलब है ये एग्जैक्टली आइडियल तो नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ऑलमोस्ट आइडियल है, दे आर ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नियर आइडियल सॉल्यूशंस हैं। क्लोरोबेंजीन, हाँ एक और लिख लो, पांचवा और लिख लो, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। मेरे प्यारे बच्चों ये 5 नाम में से जो भी आप 2 या 3 याद रखना चाहो आप रख सकते हो। यूजुअली क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये 3 पूछे जा चुके हैं बोर्ड्स में भी और जेई वगैरह में भी। तो ये हो गया बेटा प्यारा प्यारा बच्चा लोगों आप लोगों का आइडियल सॉल्यूशन, इसको नोट कर लो। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। एक्चुअली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर 2 पार्ट में चीज बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं तो या तो वो राउल्ट लॉ, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन क्या मतलब होता है, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे, मतलब एक सीधे रास्ते पर चले, है ना। लेकिन नॉन आइडियल, ये बात तो क्लियर है कि वो राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करेंगे, तो या तो वो राउल्ट लॉ से ज्यादा डिविएशन शो करेंगे या राउल्ट लॉ से कम डिविएशन शो करेंगे। तो वो कैसे समझेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ओके मेरा बच्चा लोग, हो गया इतना? क्या यहां तक की बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? सुपर, आगे बढ़े, ग्रेट। अब देखो इसी के ऊपर बेस्ड है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, आपको बिल्कुल शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो एक बार वापस से सुन लो अच्छी बात। भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, भले ही आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा दो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा दो, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर आपको आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट, इंथैल्पी में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपने जितनी एनर्जी दी, आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड तोड़ने पर जितनी एनर्जी दी या उनका बॉन्ड टूटने पर जितनी एनर्जी निकली, उतनी एनर्जी का इस्तेमाल नया बॉन्ड बनाने के लिए हो गया। नो चेंज इन एंथैल्पी। अगला पॉइंट, जितना सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन है, जितना सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन है, एग्जैक्टली वही अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी, इसलिए वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं होता। अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। Now we are going to discuss non-ideal solutions. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप लोग नाम से समझ गए होंगे, आइडियल तो नहीं है ये। तो पहली कंडीशन यहां पर आपको क्या फॉलो करने को मिलेगी, दैट दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यानी आप कंसंट्रेशन की वाइड रेंज चेक कर लो, यहां से लेके वहां तक फॉलो ही नहीं करेगा। दूसरा, इनका डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर कभी नहीं होता, यानी यहां पर जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो या तो आपको प्रोसेस एंडोथर्मिक होती हुई दिखाई देगी या तो आपको प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती हुई दिखाई देगी, या तो आपको प्रोसेस एंडोथर्मिक होती हुई दिखाई देगी या एक्सोथर्मिक, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बॉन्ड को और सॉल्वेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप जो एनर्जी दे रहे हो उतनी ही एनर्जी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में नया बॉन्ड बनाने के लिए दिखाई नहीं पड़ेगी। वो ज़्यादा भी हो सकती, कम भी, अभी समझाऊंगा मैं। तो ये कभी नहीं होगा। और तीसरा, इंथैल्पी चेंज के अलावा
डेल्टा वी मिक्सिंग भी कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब अगर आप 10 ml सॉल्यूट और 10 ml सॉल्वेंट ले रहे हो तो 20 ml सॉल्यूशन दिखाई नहीं देगा, या तो वो 20 ml से ज़्यादा होगा या तो वो 20 ml से कम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो राउल्ट्स लॉ क्या है? P टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो अब क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो ये राउल्ट्स लॉ से डिविएट कर रहा है। तो अगर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन की वैल्यूज इस राउल्ट लॉ की वैल्यू से ज्यादा आ रही है, अगर हायर एंड पर जा रहा है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन शो हो रहा है। आप क्या शो करेंगे? आप शो करेंगे पॉजिटिव डिविएशंस हो रहे हैं। और अगर आपके पी टोटल की वैल्यू से, आपके आइडियल सॉल्यूशन की वैल्यू से आपके सॉल्यूशन की वैल्यू नीचे जा रही है, तो आप बोलेंगे ये नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है। तो बेसिकली आप लोगों को नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के दिखते हैं। पहला आइडियल सॉल्यूशन होता है, पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरा सॉल्यूशन होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दोनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट इतना जल्दी से नोट कर लो, ठीक है? चलो, तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि कब पॉजिटिव डिविएशन होता है, कब नेगेटिव डिविएशन होता है। जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, showing positive deviation from Raoult's law, positive deviation from Raoult's law। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? अब ये कैसे करेंगे देखो, यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन के अंदर क्या होता है, जो आपके सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का जो अट्रैक्शन होता है और जो आपके सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन होता है, सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है एंड सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज वेरी हाई एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? मतलब कि जब आप एक सॉल्यूट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को देखोगे तो बिल्कुल टाइटली जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ा हुआ है। जब आप सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को देखोगे ये भी स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया तो अब क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्टिकल स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं है। इनफैक्ट इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होता है और वी कैन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिपल्शन वाली कंडीशन आ जाती है। क्या हो जाता है? रिपल्शन वाली कंडीशन आ जाती है। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? अब एक बात बताना, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिपल्शन वाली कंडीशन आएगी, जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनका वेपर फॉर्मेशन इजी हो जाएगा। वेपर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज रिलेटिवली इजी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन कमजोर होने की वजह से ये दोनों इजीली भाप बन के उड़ जाएंगे। आप खुद सोचो, आपके पास में एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन की सरफेस है, इस पे कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल है छोटे छोटे और कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है बड़े बड़े। ये देखो ये। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखेंगे तो क्या नॉर्मल इस टेम्परेचर पे सॉल्यूट इस अट्रैक्शन को तोड़कर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? होगा, लेकिन मुश्किल से। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखा है। लेकिन यहां वाली कंडीशन में
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन कमजोर है, यानी ना तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को पसंद कर रहा है ना सॉल्वेंट सॉल्यूट को पसंद कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से मजबूरी में जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, जरा सा टेम्परेचर मिला, जरा सा सरफेस मिला, दोनों भाप बन के उड़ जाएंगे। तो जैसे दोनों वेपर बन के उड़े, आपको यहां पर काफी ज्यादा वेपर्स देखने को मिलेंगे, यानी नॉर्मल कंडीशंस में आपको यहां पर नंबर ऑफ वेपर ज्यादा मिलेंगे। अब जब नंबर ऑफ वेपर फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर विल बी मोर, वेपर प्रेशर विल बी मोर, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अपन इसको आइडियल सॉल्यूशन से कंपेयर करके देखते हैं। अब हम इसको राउल्ट लॉ से कंपेयर करके देखते हैं। राउल्ट्स लॉ या आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता है कि सॉल्यूट सॉल्यूट में जितना अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जितना अट्रैक्शन है, एग्जैक्टली उतना अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में होना चाहिए। तो राउल्ट्स लॉ वाले की क्या उम्मीद है, राउल्ट लॉ की क्या उम्मीद है कि जितना अट्रैक्शन इसमें है उतना अट्रैक्शन इसमें है, तो उतना अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में है। तो यहां पर क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट में अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में अट्रैक्शन ज्यादा है, राउल्ट्स लॉ क्या सोच रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में भी अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेंगे, क्योंकि वेपर एक दूसरे को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन यहां पर वेपर प्रेशर इज मोर विच इज देन एक्सपेक्टेड। आपने जो एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर प्रेशर मिल रहा है, और एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मिल रहा है, इसीलिए वो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट मीन्स कि जब आपने राउल्ट्स लॉ का कैलकुलेशन किया होगा तो हो सकता है आपको पी टोटल की वैल्यू लेट से 70 ATM मिल रही हो। ये आपने एक्सपेक्ट किया कब? जब राउल्ट्स लॉ लगाया कि सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन बराबर है। लेकिन रियल में क्या हुआ, सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन कमजोर निकला, सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन कमजोर निकला तो वेपर ज्यादा बने, वेपर ज्यादा बने तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। लेकिन जो रियल आया, जो रियल वेपर प्रेशर आया वो आया 90 ATM। तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपने आइडियल लगाकर, राउल्ट्स लॉ लगाकर आपने एक्सपेक्ट किया था, वैल्यू रियल की उससे ज्यादा आई, तो हो गया ना पॉजिटिव डिविएशन। 20 ATM प्रेशर ज्यादा आया, मोर आया, +20। तो ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन का डिविएशन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन कब शो करेगा? जब उसके सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन कम होने की वजह से वेपर एक्सपेक्टेड से ज्यादा बनेंगे, और एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर बनने की वजह से वेपर प्रेशर भी आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। नाउ डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव क्यों मिलेगी? आप खुद समझ रहे हो, सॉल्यूट सॉल्यूट को अट्रैक्ट करके रख रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करके रख रहा है। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगे, अट्रैक्शन वीक हो गया, रिपल्शन होने लग गया। मतलब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 10 ml अगर सॉल्यूट लिया और 10 ml अगर सॉल्वेंट लिया तो 10 और 10 20 ml मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको 20 से ज़्यादा मिलेगा, 21, 22 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो पॉजिटिव डिविएशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? ड्यू टू द रिपल्सिव नेचर of solute and solvent, therefore their particles will move away, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे और आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, will move away, so therefore more volume of solution is expected, या इज ऑब्जर्व्ड लिखना चाहिए, इज ऑब्जर्व्ड देन एक्सपेक्टेड। यानी राउल्ट्स लॉ
वाला बोलता था कि 10-10 मिलाया तो 20 मिलेगा, लेकिन आपने 10-10 मिलाया और 22 मिला क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और डेल्टा एच मिक्सिंग अगर पॉजिटिव है मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगी। नाउ सर इसको एक्सप्लेन करो प्लीज। देखो मैंने आपको क्या बोला, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग है। मतलब आप लोगों को इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई बॉन्ड जब टूटेगा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। तो जब आपने इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी दी तो क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन कमज़ोर है। मतलब जब इनका नया बॉन्ड बना होगा, जब इनका नया अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में लगा होगा, नया बॉन्ड बना होगा, वो तो कमज़ोर है और कमज़ोर बॉन्ड बनाने के लिए कम एनर्जी लगती है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो कम लग रही है, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है। सो देयरफॉर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से आप लोगों का ये प्रोसेस एंडोथर्मिक कहलाएगा, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? बॉन्ड तोड़ने के लिए। बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एनर्जी दे रहे हो। समझ में आ रही बात मेरा प्यारा बच्चा लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या मैं आपको इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल लिख के बताऊं तब आपको समझ में आएगा? चलो मैं आपको लिख के बता देता हूं। क्या मैं ये रब कर दूं? क्या बस मैं इतना पार्ट रब कर दूं ताकि आप इस चीज को समझ सको? ग्रेट। चलो मान लो आपका A और A सॉल्यूट है, B और B सॉल्वेंट है और AB आपका सॉल्यूशन है। अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है, तो इसको तोड़ने के लिए मान लो मैंने बाहर से 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगाई। इसको तोड़ने के लिए मान लो मैंने फिर बाहर से 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगाई। तो इनको तोड़ने के लिए मैंने कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी? इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी? 40 किलो जूल। अच्छा, इसकी वैल्यू प्लस में लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने प्रोवाइड करी। भाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को बनाने के लिए मात्र 15 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगी। तो भैया इसको बनाने के लिए 15 की लगी और इसको तोड़ने के लिए 40 लगी। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 25 का। मतलब आपने 25 किलो जूल पर मोल की एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी। बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज हुई होगी। भाई जब बॉन्ड बनता है तो चीज़ें स्टेबलाइज होती है। जब बॉन्ड दो लोगों के बीच में बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन आएगा, वो स्टेबल होंगे। स्टेबल होने के बाद वो एनर्जी छोड़ेंगे। तो जब नया बॉन्ड बना तो उन्होंने एनर्जी छोड़ी, और जब एनर्जी छोड़ी तो कितनी छोड़ी? 15। लेकिन ली कितनी? 40। तो छोड़ी यानी -15। इतनी इन्होंने छोड़ी, तो 40 - 15 वैल्यू क्या आई? +25। +25 मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा एनर्जी आपको इतनी प्रोवाइड करनी पड़ी। मतलब रिएक्शन क्या है आपकी? एंडोथर्मिक। तो पॉजिटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशन हमेशा क्या करते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। क्या यह बात बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट फिर लिख देता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक लिख देता हूं, और यहां पर क्या लिख देता हूं? एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक the intermolecular forces of solute and solvent is greater than energy released after formation of intermolecular forces between solute and solvent। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पूरी जीरो से हीरो तक की वाली बात हो गई। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं। अब अगर आपको पॉजिटिव डिविएशन आ गया है तो नेगेटिव तो आप चुटकी बजाते कर लोगे, क्योंकि नेगेटिव के अंदर कोई लोचा ही नहीं है। हाँ, नेगेटिव इसका उल्टा हो जाएगा, वो भी सीखेंगे। बट चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
पक्की बात? चलो आगे बढ़े। ग्रेट। तो मेरा प्यारा गुलजारी लालो, आओ मैं आपको इसका ग्राफ समझा देता हूं। ध्यान से ऐसा ग्राफ देखना कि आपको राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाना आता है। जी सर बिल्कुल आता है। ये ठीक है। यहां पर मैंने लिखना है वेपर प्रेशर, यहां पर भी मैंने वही लिखना है वेपर प्रेशर, यहां पर मुझे लिखना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब देखो पहले मैं राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बना देता हूं। इस पॉइंट पर मैंने सोचा कि कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। मतलब यहां पर सिर्फ कंपोनेंट ए ही अवेलेबल है, और अगर वो अवेलेबल है सिर्फ वो, मतलब प्योर फॉर्म में होगा, तो मान लो ये उसका वेपर प्रेशर हो गया PA0। यहां पर XA0 हो गया और XB1 हो गया, यानी यहां पर सिर्फ कंपोनेंट बी मौजूद है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा PB0 का वेपर प्रेशर हो गया। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, यहां पर मैंने देखा कि XA की वैल्यू 0.8 है और XB की वैल्यू 0.2 है। मतलब यहां से सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। ये एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मान लिया मैंने। फिर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, XA की वैल्यू 0.6 ले ली, XB की वैल्यू 0.4 ले ली। एक सॉल्यूशन मैंने ये मान लिया। फिर एक सॉल्यूशन मैंने 0.4 मान लिया और एक सॉल्यूशन मैंने 0.6 मान लिया। फिर एक सॉल्यूशन मैंने 0.2 मान लिया और एक सॉल्यूशन मैंने 0.8 वाला मान लिया। मैंने ये अलग अलग सॉल्यूशंस मान लिए, मैंने ये अलग अलग सॉल्यूशंस मान लिए और ये मैंने इनकी एक एक लाइन बना दी। मतलब अलग अलग सॉल्यूशंस पर आप चाहो तो पी टोटल की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? पी टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। और PA की वैल्यू कैसे निकलती है? PA0 XA। ये रहा XA, 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 XB, 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 यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। और PA0 की वैल्यू तो फिक्स होगी क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, राउल्ट्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे XA का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा, उसका वेपर प्रेशर भी कम होने लगा। तो यहां पर आपको PA मिल सकता है, यहां पर आपको PA मिल सकता है, यहां पर आपको PA मिल सकता है, यहां पर आपको PA मिल सकता है। दिस इज द कर्व ऑफ PA। क्यों? क्योंकि भाई PA0 XA, आपको PA की वैल्यू मिल जाएगी। PA की वैल्यू कैसे मिलती है? PA0 XA से। तो XA यहां से मिल गया, PA0 की वैल्यू तो कांस्टेंट है। यहां चाहिए तो यहां का PA उठा लो 0.6, PA0 से मल्टीप्लाई कर तो आपको PA की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर उनको ये वाली वैल्यू मिल गई। अरे छेदीलाल, कभी सीधा बनता ही नहीं है, ससुरा बहुत परेशान करता है। चलो ठीक है, अभी भी टेढ़ा ही बना, टेढ़ा है पर मेरा है, क्या करें। तो ये तुम्हारा PB हो गया और ये तुम्हारा P टोटल वाली लाइन हो गई। यहां तुमको P टोटल मिल जाएगा, यहां तुमको P टोटल मिल जाएगा, यहां तुमको P टोटल मिल जाएगा, यहां तुमको P टोटल मिल जाएगा। और P टोटल की वैल्यू कैसे मिलेगी? PA प्लस PB से। ये तुम्हारी PB की लाइन हो गई। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कर्व चल रहा है। नाउ मेरा प्यारा बच्चा लोग, पॉजिटिव डिविएशन में क्या हुआ? पॉजिटिव डिविएशन में क्योंकि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन उम्मीद से भी कम है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन उम्मीद से कम है, इसलिए आपको जो PA की वैल्यू है ये ज़्यादा दिखाई देगी। राउल्ट्स लॉ बोल रहा था इतनी होगी, क्योंकि राउल्ट्स लॉ क्या सोच रहा था कि जो प्रेशर बनेगा वो इतना बनेगा, लेकिन प्रेशर ज़्यादा बना, प्रेशर ज़्यादा बना। क्यों ज़्यादा बना? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन कम था, ज़्यादा वैल्यू मिली। सेम लोचा आपको PB के साथ भी दिखाई देना है। ये देखो, सेम लोचा आपको PB के साथ भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन ना के बराबर है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन ना के बराबर है, तो आपको जो PB की एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे ज़्यादा आपको रियल वैल्यू मिली, यानी जो रियल वैल्यू मिली वो ज़्यादा मिली। अब जब PA और PB की वैल्यू ज़्यादा आ रही है
तो पी टोटल की वैल्यू भी तो ज़्यादा आएगी। तो जो रियल वैल्यू आ रही है आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, वो पी ए प्लस पी बी की वजह से आ रही है, जो कि वैल्यू ज़्यादा है। तो दिस इज द कर्व ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। यानी पॉजिटिव डिविएशन में आपका जो राउल्ट्स लॉ है उसके कर्व से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। मतलब जितना राउल्ट्स लॉ आपको बोलेगा कि अगर एक्स ए आप 0.6 लेते हो मोल फ्रैक्शन और एक्स बी अगर आप 0.4 लेते हो, तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि पी बी की वैल्यू कुछ यहाँ होगी। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पी बी की वैल्यू, आप ये फॉर्मूला लगाओगे अगर पी बी का, पी बी नॉट एक्स बी, तो कुछ यहाँ मिलेगी। लेकिन रियलिटी में कहाँ मिल रही है? ये यहाँ मिल रही है, मतलब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन ना के बराबर है। ठीक उसी समय आपसे राउल्ट्स लॉ कहता है कि पी ए की वैल्यू आपको कुछ यहाँ मिल रही है, ये यहाँ मिल रही है आपको पी ए की वैल्यू, लेकिन रियल में आपको पी ए की वैल्यू कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रहा है। यानी एक्सपेक्टेड से ये भी ज़्यादा मिल रही है। तो जब पी ए की वैल्यू भी ज़्यादा है, पी बी की वैल्यू भी ज़्यादा है, तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि पी टोटल की वैल्यू यहाँ मिलेगी, पी ए प्लस पी बी, लेकिन मिल कहाँ रही है? यहाँ। तो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिविएशन। चलो इसके कर्व का जल्दी से फोटो खींचो ताकि मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल लिखवा सकूँ। यही लिख देता हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लिख लो, एसीटोन प्लस इथेनॉल हमेशा पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। दूसरा आपका वाटर प्लस मीथेनॉल शो करता है। और तीसरा वाटर प्लस इथेनॉल शो करता है। फिर चौथा आपका एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड शो करता है। 4 एग्जाम्पल आपके पॉजिटिव डिविएशन के, आप लोग याद रखो, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कभी लगती नहीं है, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कभी होगी भी नहीं। फिर आपकी इच्छा, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म भी शो करता है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में दे रखा है क्या, आई डोंट नो, आप लिख लो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी शो करता है। चलो 5 एग्जाम्पल भी बहुत है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेगेटिव डिविएशन समझने की तरफ। टेक द स्क्रीनशॉट एसएप। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम अगला टॉपिक यहां पर स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव डिविएशन वाला। मतलब अगर आपका एक सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, तो वो भी नॉन आइडियल है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो कि कैसा डिविएशन शो कर रहा है? नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव मतलब राउल्ट्स लॉ की जो वैल्यू एक्सपेक्टेड है उससे कम वैल्यूज आ रही है इसकी। क्यों आ रही होगी, सीख लेते हैं। वैसे तो आपको जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो सब अपने मन से बोल दिए होंगे कि हाँ समझ गए भाई। यहां पर देखो क्या लोचा रहेगा कि जो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूट के बीच का है, और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम हो जाएगा, वो कम देखने को मिलेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। मतलब यहां पर ऐसा हो जाएगा कि जो सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन था और जो सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन था, उससे कई गुना ज्यादा अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में था। मतलब जितना पसंद एक सॉल्यूट अपने जैसे दूसरे सॉल्यूट को करता था, जितना पसंद एक सॉल्वेंट अपने जैसे दूसरे सॉल्वेंट को करता था, उससे कई गुना ज्यादा पसंद एक सॉल्यूट सॉल्वेंट को या सॉल्वेंट सॉल्यूट को करेगा। तो अब इनके बीच में अट्रैक्शन दबा के हो गया, धांसू अट्रैक्शन हो गया, जोरदार अट्रैक्शन हो गया। अब क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, आप खुद बताओ जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने एक दूसरे को पूरी जान लगा के पकड़ लिया है, पूरी जान लगा के पकड़ लिया है। तो यहां पर वेपर का फॉर्मेशन होगा या नहीं? वेपर फॉर्मेशन विल बी लेस एंड इट विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना राउल्ट चाचा बोल रहा था, उससे भी कम वेपर बनेगा। और अगर कम वेपर बनेगा तो लेस वेपर प्रेशर विल बी ऑब्जर्व्ड। आपको कम वेपर प्रेशर यहां पर ऑब्जर्व
होता हुआ नज़र आएगा। मतलब जितना वेपर प्रेशर ये अपने प्योर फॉर्म में रखता होगा, जितना वेपर प्रेशर ये अपने प्योर फॉर्म में रखता होगा, जितना वेपर प्रेशर ये सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में रखता होगा, उतना वेपर प्रेशर इनका सॉल्यूट का सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? उससे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लोचा हो गया, क्योंकि यहाँ पर वेपर कम बन रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो इसका डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग पर क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियसली इसका डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा और इसका डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा। कैसे होगा? लेट मी टेल यू, लेट मी टीच यू। देखो मेरा बच्चा लोग, नेगेटिव का मतलब क्या? ये प्रोसेस प्योरली एक्सोथर्मिक होगी ना। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक? समझना, आपने सॉल्यूट और सॉल्यूट को तोड़ने के लिए एनर्जी दी, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने एनर्जी दी 10 किलो जूल। आपने सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी दी 10 किलो जूल। लेकिन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जुड़े तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे। और बेटा जब कभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जब कभी भी मजबूत बॉन्ड बनता है, वो ढेर सारी एनर्जी छोड़ता है। जितना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होगा, मतलब आपके मॉलिक्यूल में या आपके कंपाउंड में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। खैर यहाँ पर बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक तो नहीं बन रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये अट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज फील करेंगे। और जितना स्टेबलाइज फील करेंगे, इस यूनिवर्स में जितनी स्टेबिलिटी बढ़ती है उतनी एनर्जी घटती है। ये बात ध्यान रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़ रहे हैं, मतलब स्टेबल ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी छोड़ेंगे। तो जब ये बने तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ दी, मान लो 50 किलो जूल की एनर्जी छोड़ दी। तो भाई आपने प्रोवाइड कितनी की थी? आपने बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कितनी की थी? 20 किलो जूल। लेकिन नया बॉन्ड बनने के बाद इन्होंने एनर्जी रिलीज कितनी करी? 50 किलो जूल। तो 20 माइनस 50 तो क्या वैल्यू आई? -30 किलो जूल्स। और माइनस वैल्यू हमेशा कब आती है? जब जाती है चीज़, जब नुकसान होता है, जब रिलीज होता है। और रिलीज यानी कि एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर आपकी हमेशा नेगेटिव डिविएशन में जो इंथैल्पी होगी वो नेगेटिव पाई जाएगी। उसके अलावा डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव का मतलब क्या होगा? लेस वॉल्यूम विल बी ऑब्जर्व्ड, लेस वॉल्यूम विल बी ऑब्जर्व्ड देन एक्सपेक्टेड। अब यहां पर ऐसा क्यों होगा? वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन ज़्यादा है। आपने क्या सोचा था कि आप 10 ml सॉल्यूट डालोगे, 10 ml सॉल्वेंट डालोगे तो आपको 20 ml सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? या वैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि जितना अट्रैक्शन इसमें उतना इसमें और उतना इसमें। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा हो नहीं रहा है, जितना इनमें था उससे ज़्यादा इसमें है। तो क्या हुआ? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो इतने ज़्यादा करीब आ गए, इतने ज़्यादा क्लोज आ गए कि वॉल्यूम कंपैरेटिवली डिक्रीज हो गया। तो अब आपको यहाँ पर 10 और 10 मिलाकर यहाँ 20 नहीं मिलेगा, यहाँ आपको 19 ml मिलेगा, 18.5 ml मिलेगा, यानी एक्सपेक्टेड से लो वॉल्यूम मिलेगा ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू हाई अट्रैक्शन। तो दिस इज योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छे तरीके से चीज़ क्लियर हो गई होगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको इसके कर्व की तरफ लेकर चलता हूँ, और कर्व भी आपको आ ही गया होगा। कर्व में भी क्या है? आप पहले राउल्ट्स लॉ का कर्व बनाओगे, सब एक्सपेक्टेड वैल्यूज लिखोगे, और फिर उसके बाद में जो रियल में आ रही है आप वो लिख दोगे। तो ये आपने राउल्ट्स लॉ का कर्व बनाया, ये आपने राउल्ट्स लॉ का कर्व बनाया। यहाँ पर आपने लिखा प्रेशर और यहाँ पर आपने लिखा मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर आपने लिखा कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। तो यहाँ पर आपको PA0 की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर आपने देखा एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, लेकिन एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया।
इसलिए यहाँ पर पी बी नॉट की वैल्यू आपने लिख दी क्योंकि ये प्योर फॉर्म का हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि भाई साहब एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 हो गया और एक्स बी का 0.4 हो गया, इसका 0.6 मानेंगे। यहाँ पर आपने देखा एक्स ए का 0.4 हो गया और एक्स बी का 0.6 हो गया। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ आ रहे हो एक्स बी का बढ़ रहा है और एक्स ए का घट रहा है। तो जैसे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 से 0 हुआ, ऑब्वियसली उसका प्रेशर भी 0 हो जाएगा, और एक्स बी का बढ़ गया तो इसका इंक्रीज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के अगर आपको इस पॉइंट पर पी टोटल निकालना है तो आपको यहाँ पर पी टोटल की वैल्यू मिल जाएगी, विच विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा पी ए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पी बी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस कॉन्सेंट्रेशन पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी आपको पी टोटल की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा आपका पी बी और ये हो जाएगा आपका पी ए। आपको वैल्यूज़ तो मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हुआ क्या, ये राउल्ट्स लॉ की इच्छा थी, ये राउल्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट था। लेकिन हुआ क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने एक दूसरे को इतना ज़ोर से पकड़ लिया, इतना ज़ोर से पकड़ लिया कि इनके वेपर ही नहीं बने। और अगर इनके वेपर नहीं बने, अगर इनके वेपर नहीं बने तो काय का वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर भी नहीं बना। और अगर इनका वेपर प्रेशर भी नहीं बना तो जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था उससे वैल्यू इसकी कम हो गई। तो दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ पी बी, रियल वैल्यू ऑफ पी बी। और जो पी ए की भी हमने सोची थी उससे भी इसकी वैल्यू कम आई। सो दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ पी ए। तो इस वजह से जो टोटल की वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी कम हो गई। तो दिस इज द रियल पी टोटल वैल्यू। तो नेगेटिव डिविएशन में हमेशा राउल्ट्स लॉ के मुकाबले आपको वैल्यू कम और छोटी दिखाई पड़ेगी। सो दिस इज योर नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लो। एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आप लिख लो CH3 COOH प्लस वाटर। एक एग्जाम्पल लिख लो CH3 यानी एसिटिक एसिड प्लस कौन सा मीथेनॉल। एक लिख लो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके नेगेटिव डिविएशन के। और मैं देख लेता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव में मुझे दिखा था वाटर HCl और क्लोरोफॉर्म बेंजीन। यस, वाटर HCl भी मुझे मिला था और एक क्लोरोफॉर्म बेंजीन भी मुझे ऑब्जेक्टिव में मिला था। तो अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म और बेंजीन वाला भी याद कर ले तो हमारे को जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें हम लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये आपके नेगेटिव डिविएशन हो गया। तो गाइज यहाँ पर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन वाला पार्ट बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता है। एंड गाइज विद दिस हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में अजियोट्रॉपिक मिक्सचर की हम लोग बात करेंगे। हायर बॉइलिंग अजियोट्रॉपी, लोअर बॉइलिंग पॉइंट अजियोट्रॉपी की हम लोग बात करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे राउल्ट्स लॉ पे, अगर टाइम अगले लेक्चर में मिला तो। फिर हम लोग चलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं एक लेक्चर लूँगा, जैसे कि रिलेटिव लोवरिंग के लिए एक ले लूँगा, बॉइलिंग के लिए एक ले लूँगा, फ्रीजिंग के लिए एक ले लूँगा और ऑस्मोटिक के लिए एक ले लूँगा, फिर एक वेंट ऑफ फैक्टर के ले लूँगा। तो 5 लेक्चर विथ न्यूमेरिकल्स, हाँ विथ न्यूमेरिकल्स। तो 5 और 1 6, 5 से 6 लेक्चर में हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं साथ साथ में न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। अगर मैं न्यूमेरिकल नहीं कराता तो कब से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा। सो गाइज विद दिस हम लोग हमारे आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय मेरा बच्चा लोग एंड हैव अ ग्रेट डे।